तो एरे तक का पार्ट हम लोगों ने देखा था। तो एरे के बारे में कौन समझाएगा? शायद क्या होता है एरे? वन लाइनर में समझाना तो क्या बोलोगे? अच्छा पहले बताओ, एरे ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है? भाई हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है ना, और उसमें डेटा टाइप्स। तो एरे क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। किस तरह का होता है? सिमिलर डेटा टाइप का होता है। कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, कार्स की। तो जितने भी नंबर ऑफ ब्रांड्स होंगे वो सब क्या है, एक एरे में कंटेन है अपने, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट एरे आर रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यानी कि जब भी मेन ब्रैकेट का जिक्र है समझ जाइए कि एरे की बात हो रही है। और करली ब्रेसेस से बनते हैं आपके ऑब्जेक्ट। सो एरे आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कि जब भी आप एरे में कोई वैल्यू लोड करोगे तो इन्वर्टेड कोड और कॉमा लगाना है नेक्स्ट वैल्यू। सो द फॉलोइंग कोड डिक्लेयर्स, या कह सकते हैं कि क्रिएट्स एन एरे कॉल्ड कार्स कंटेनिंग 3 आइटम्स कार नेम। और जब लोग उसको रन करेंगे यहाँ पर और पोजीशन वगैरह डालेंगे इसमें, तो हमें डेटा मिलेगा उसी के हिसाब से, है ना। तो मैंने इसके ऊपर आपको कुछ एग्जांपल दिखाए थे शायद वीकडे वगैरह वाला ना। हाँ। सो एरे इंडेक्सेस आर जीरो बेस्ड, विच मीन्स द फर्स्ट आइटम इज जीरो एंड सेकेंड इज वन। और जितने भी आपके आगे बढ़ते जाएंगे वो बस जैसे टोटल जितने भी होंगे उससे कम होगा। मतलब जैसे 3 है तो 2 होगा लेंथ, और लेंथ निकालेंगे तो 3 में ही आएगा। अब बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट्स की। ये तो हो गया एरे ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे ओनली ऑब्जेक्ट। ओनली ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं करली ब्रेसेस में। सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर रिटन विद करली ब्रेसेस। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आर रिटन एज नेम और वैल्यू पेयर्स सेपरेटेड बाय कॉमा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है कांस्टेंट पर्सन। अब हाँ, यहाँ पर ना एक और चीज़ जो हमें समझने वाली है वो ये है कि जब भी आपको किसी वैल्यू को अपडेट नहीं कराना तो हम डालते हैं उसको कांस्टेंट में। एरे और ऑब्जेक्ट जब भी आप बनाओगे कोई भी, तो उसको आपने कांस्टेंट में ही रखना, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेट का यूज़ नहीं है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट का यूज़ है। तो जब भी ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट का इस्तेमाल करना है। अब हमने एक पर्सन के नाम से बनाया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेरिएबल है पर्सन, और उसके अंदर क्या क्या हमने डिफाइन किया, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एज, आई कलर। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर की, और ये हो गया की वैल्यू। तो की जब भी डिफाइन करोगे वो डबल कोट में नहीं होगी, वो डायरेक्ट होगी। लेकिन जो वैल्यू होगी उसकी वो कॉलन और डबल कोट में या सिंगल कोट में स्टोर करा सकते हो। अगर कोई नंबर आया जैसे कि एज, तो ये विदाउट कोड जाएगा, ठीक है। तो रन करेंगे अगर एग्जाम्पल को, तो जॉन इज़ 50 ईयर ओल्ड। अगर कंट्रोल यू करके देखा जाए तो क्या लिखा रहा है यहाँ पर, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम क्या है, जॉन, एज टेक्स्ट है, एज 50 यहाँ से हमें मिल रहा है, ईयर ओल्ड हमने टेक्स्ट अगेन लिखा हुआ है। आगे लिखना चाहे हिज आई कलर इज़ ब्लू, तो वो हम लोग लिख सकते हैं हिज आई कलर। अगर हम लोग लिख देंगे वहाँ पर पर्सन डॉट आई कलर, तो ब्लू वहाँ पर आ जाएगा। The object person in the example above has 4 properties: first name, last name, age और आई कलर। इसके बाद हमारे पास आता है the type of operator। टाइप ऑफ इज प्री डिफाइंड, ठीक है, रेड कलर में देख रहे हो। सो यू कैन यूज द जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर टू फाइंड द टाइप ऑफ अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। इस समय बहुत इजीली पता चल जाएगा कि किस वेरिएबल ने अपने अंदर किस तरह के डेटा को कंटेन किया हुआ है। The type of operators return the type of a variable or an expression। So जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग डबल कोट डालते हैं तो टाइप ऑफ हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। अगर हम लोग ये डालेंगे तब भी स्ट्रिंग आएगा, अगर इस तरह से लिखेंगे तब भी स्ट्रिंग आएगा। तो इस सभी में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है। सो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग पता करें कि भाई टाइप ऑफ 0 क्या है, तो नंबर आएगा। टाइप ऑफ 314 क्या है, ये भी नंबर आएगा। टाइप ऑफ 3.14 ये भी नंबर आएगा। टाइप ऑफ ब्रैकेट में 3 ये भी नंबर ही आएगा। चलो चला के देखते हैं। तीनों में क्या रहा, टाइप ऑफ
ज़रा चेक करो, हमने क्या लिखा, टाइप ऑफ डबल कोट, टाइप ऑफ डबल कोट में जॉन, टाइप ऑफ डबल कोट में जॉन का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, क्योंकि वो डबल कोट को यानी कि इन्वर्टेड कोट को समझता है, उसके अंदर क्या है उससे मतलब नहीं। आप टेक्स्ट नंबर भी डालोगे वो भी टेक्स्ट में ही कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह से इस एग्जांपल में यहाँ ये सभी के टाइप क्या है, बट देखा जाए टेक्निकली ये नंबर ना होके ये एक फ्लोटिंग नंबर है, यानी कि डबल है ना। फिर क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब आता है, जैसे एक वेरिएबल बनाया लेकिन उसको कोई इक्वल टू वैल्यू असाइन नहीं किया, तो अनडिफाइंड भी आपका एक डेटा टाइप है। इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल विदाउट अ वैल्यू हैज़ द वैल्यू अनडिफाइंड, द टाइप इज ऑल्सो अनडिफाइंड। सो अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं लेट कार वैल्यू इज अनडिफाइंड, जब आप ब्राउज़र में जाएंगे तो इसका टाइप भी आपको अनडिफाइंड ही रिटर्न आएगा। ये देखो हमने लिखा है पर कार, तो कार को बोला उसने अनडिफाइंड फर्स्ट लाइन में, फिर मैं बी आर लगा के पता लगाया कि इसका टाइप ऑफ बताओ क्या है, तो क्या कहता है टाइप ऑफ भी अनडिफाइंड ही है इसका। इसी तरह से एनी वेरिएबल कैन बी एम्प्टीटाइड बाय सेटिंग द वैल्यू टू अनडिफाइंड, द टाइप विल ऑल्सो बी अनडिफाइंड। नेक्स्ट, अगर हम लोग लिखते हैं किसी वेरिएबल को लाइक कार इक्वल टू अनडिफाइंड, तो इस केस में भी अनडिफाइंड ही आपको रिटर्न आएगा। नेक्स्ट है एम्प्टी वैल्यू, अगर आपने इस तरह से डिफाइन किया तो ये आपको स्ट्रिंग आएगा, लेट कार इक्वल टू डबल कोट। डबल कोट का एग्जांपल हम लोग ऊपर देख चुके हैं, क्या आता है, स्ट्रिंग। तो इस केस में हमें इसका टाइप ऑफ जो रिटर्न आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। तो ये होगा हमारे डेटा के टाइप्स। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस तो पता है क्या होता है, देख चुके ना अभी तक हम लोग, फंक्शन के बारे में रश्मि बताएंगे क्या होता है फंक्शन, सामने भी लिखा होगा, अपनी लैंग्वेज में समझाओ क्या होता है। सलीम तुम बताओ, अभी तक वैसे सुना फंक्शन नाम, कितने दिन हो गए थे जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए, जिक्र है फंक्शन का। मैंने आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दिया था, जैसे क्लास अगर आप कोई बनाते हो तो क्लास तब तक एग्जीक्यूट होती जब तक उसको कहीं बताया ना जाए, बाइंड ना किया जाए, है ना। वैसे फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ कोड या पीस ऑफ कोड, कहाँ ट्रिगर कराना है तब हमें ज़रूरत पड़ती है। अब वो बटन पर चलाना हो तो ऑन क्लिक या डबल क्लिक या माउस ओवर माउस आउट, इस तरह से। तो फंक्शन क्या है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क लाइक ऑन ऑफ, जैसे हमने बल्ब वाला एग्जांपल देखा था स्टार्टिंग में, उस तरह की चीज़ें। A JavaScript function is executed when something invokes it, like calls it. Invoke means calls. So example यहाँ देखिए हमारे पास एक function है, function is a keyword, my function is a function name, p1 and p2 is a parameter। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या करा, रिटर्न कराया p1 मल्टीप्लाई p2, यानी कि p1 और p2 में जो भी कोई वैल्यू डाली जाए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो हम यहाँ से करते हैं रन, तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है 12। ये 12 क्यों आया, ज़रा यहाँ चाहिए। हमने एक फंक्शन बनाया अपना और नीचे हमने क्या लिखा, लेट रिजल्ट इक्वल टू माई फंक्शन को कॉल करो और 4,3 लिख दो। तो P1 और P2 जो है वो 4 और 3 हो गए, तो हमने P1 और P2 को यहाँ क्या कराया, मल्टीप्लाई। तो जब आप रिजल्ट को आईडी में फैच कराओगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर रेंडर हो गए आपके, तो रिटर्न क्या है हमें 12। चलो थोड़ा सा और समझते हैं इसका सिंटैक्स किस तरह से वर्क करता है। और जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय अ नेम एंड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, जो हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे फंक्शन इज अ कीवर्ड, दिस इज अ फंक्शन नेम एंड बनाना ब्रैकेट, जिसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। सो फंक्शन नेम्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, सेम रूल्स एज वेरिएबल। The parentheses may include parameter names separated by commas, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था P1 और P2, पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2। तो ये कितने भी हो सकते हैं, A B C D E F G H, जितना आपको मन करे डिफाइन करना है। The code to be executed by the function is placed inside the curly braces या brackets। तो curly bracket के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपका एग्जीक्यूट होगा जहाँ पर आप फंक्शन को ट्रिगर कराओगे। So function parameter are listed inside the parentheses in the function definition, जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे ऊपर।
नेक्स्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट आर द वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड या कॉल्स inside the function the argument the parameters behave as local variable। यानी कि अगर आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया इस तरह से तो ये एक वेरिएबल की तरह ही कंसिडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी यूज़र डिफाइन लिखने के लिए लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन इवोकेशन क्या होता है। द कोड इनसाइड द फंक्शन विल एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक्स कॉल द फंक्शन। मे बी वो बटन हो सकता है। So when an event occurs, like when a user click a button, when it is evoked like call from JavaScript code, या फिर ऑटोमेटिकली सेल्फ इन्वोक। अब सेल्फ इन्वोक क्या हुआ, जैसे मान लो आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन नीचे फंक्शन को प्रिंट कर दिया डायरेक्ट, तो वो ऑन लोड की तरह बिहेव करेगा ना। फिर उस केस में तो सेल्फ में भी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, समझेंगे आगे। अब फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक ऊपर चीज़ देखी विच इज़ रिटर्न, यानी कि इस फंक्शन से हम क्या डेटा रिटर्न करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो यूज़र को रिसीव होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा P1 और P2 पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 और हमने उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। अब जब भी उसको कहीं लिखा जाएगा माई फंक्शन कोई वैल्यू दी जाएगी 1,2 तो वो मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगी। सो ये होता है रिटर्न। सो व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेस अ रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूट। उसका आगे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। If the function was invoked from a statement like JavaScript will return to execute the code after the invoking statement. So functions often compute a return value. The return value is returned back to the caller. तो अगेन देखेंगे यहाँ पर हमने डिफाइन किया जैसे let x equal to my function 4,3। तो आपने क्या लिखा फंक्शन my function a, b रिटर्न किया हमने मल्टीप्लाई करके a, b। तो आउटपुट में इसका क्या रिसीव हुआ था 12। सो पॉइंट आता है कि भाई फंक्शन ही क्यों इस्तेमाल किया जाए। सो विद फंक्शन यू कैन रीयूज़ योर कोड। अब मान लो कि मुझे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करना, मुझे हर बार मल्टीप्लाई करने के लिए बार बार फंक्शन की ज़रूरत नहीं होगी ना। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, समझते हैं ज़रा इसको। कोड को कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड पे आ जाते हैं। चलेगा नोटपैड या VS कोड में करें। अब मान लो कि मेरे पास एक आईडी है, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, मेरे पास एक आईडी है demo1 और demo2। मैंने एक demo2 डिफाइन कर दिया यहाँ पर और इसको मैं नेम बोल देता हूँ demo1। demo1 को मैं ये कहता हूँ कि जो माय फंक्शन है (5, 5 and 5, 15) मैंने दो अलग अलग डेटा दिए, फंक्शन एक ही है। अगर मेरा ये सही है तरीका लिखने का तो मुझे दो अलग अलग रिजल्ट मिलने चाहिए। तो एक में क्या है 5 × 5 25 एंड एक में हमने 5 और 15 को हमने किया है ना। तो हमारा रिजल्ट उस हिसाब से रेंडर होगा, है ना। तो क्या समझ में आया हमें, हमें ये समझ में आया इस लाइन से कि इस लाइन का क्या मतलब था। यानी कि मुझे दोबारा फंक्शन नहीं बनाना पड़ रहा ना, कैलकुलेशन मुझे जितनी बार भी करना होगा सेम उसी से मेरा काम चल जाएगा। जैसे कि कैलकुलेटर एक बेस्ट एग्जांपल है कैलकुलेशन का। आप जो मर्जी करो कैलकुलेटर के अंदर, कैलकुलेशन पूरी होगी फिर नई कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि एक कैलकुलेशन करने का लाओ जी दूसरा कैलकुलेटर दो मुझे, तो कैलकुलेटर का लॉजिक क्या पता, कुछ नहीं, है ना। तो यानी कि फंक्शंस जो बनाए जाते हैं उसको इस पर्पज़ से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो बार बार इस्तेमाल हो सके। अब उस शायद को भाई 10 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो 10 बार वो 10 कैलकुलेशन के फंक्शन बनाएगा, कोड बढ़ता रहेगा, कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, आउटपुट तो आ जाएगा उसका, बट वो सही तरीका नहीं होगा। तो रिटर्न हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब मुझे सेम डेटा या डिफरेंट डेटा बार बार एक ही फॉर्म में, यानी कि या तो मुझे एडिशन करना हो तो एक एडिशन का बना लो,
आपको ऑल्ट्रेशन करना है, एक ऑल्ट्रेशन बना लो, और जितनी बार भी आपको ऑल्ट्रेशन एडिशन करना कराते जाओ उसके अंदर। लेकिन जब मैं आपको ES6 पढ़ाऊँगा तो उसमें एक और तरीका है कि फंक्शन एक ही होगा, उसमें आप एडिशन, सबमिशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करा सकते हो, डिवीजन एक ही फंक्शन से हर बार अलग अलग। बट अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बेसिक समझ में आया? इस लाइन का मतलब क्लियर हो गया कि यानी कि फंक्शन को रीयूज़ किया जा सकता है। अब सबसे थोड़ी अच्छी बात क्या है कि तुम चारों जो यहाँ बैठे हो और एक जो ऑनलाइन है हमारा, कौन है, अनिकेत है ना ऑनलाइन? हाँ चारों, हाँ बाकी मेरे 2 बच्चे UI/UX के हैं इसमें, चारों और सॉरी अंशुमन एंड पलक। तो आप सभी के कोर्स में क्या है ना, रिएक्ट भी है, तो जो तुम अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ो सारी वहाँ भी काम आएगी तुम्हें, तो इसलिए अच्छे से समझना। ये तो बंद करो फाइल, इसका काम हो गया। तो पहला स्टेटमेंट क्लियर। अब क्या है, यू कैन राइट कोड दैट कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स। ठीक है, अगर आपको लग रहा है भाई ये बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है तो अपना एक फंक्शन बना के रखिए। यू कैन यूज़ द सेम कोड विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। जैसे भी मैंने देखो अलग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस कर लिए उसके थ्रू, है ना, इस तरह से। तो ये है फंक्शन बनाने का फ़ायदा, यानी कि एक क्लास जब हम लोग बनाते हैं उसका पर्पस क्या होता है कि भाई मुझे बार बार इस्तेमाल करना पड़े, क्लास तब बना लीजिए। नहीं तो हर चीज़ के लिए एक अलग क्लास बना रहे हो वो तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? आप क्लास लिख के कोड को लंबा कर लो फिर तो कोई सेंस नहीं है ना। तो जैसे कि मैं आपके कोड को लाइट करने के लिए क्या करता हूँ, कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर, रो, कॉलम्स, इससे क्या होता है वही स्ट्रक्चर चलता रहता है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, है ना। अब बात करेंगे फंक्शन के अंदर ये ऑपरेटर क्या होता है जो आप फंक्शन के नेम के आगे लगाते हो। दी पैरेंथेसिस ऑपरेटर इन्वोक्स कॉल्स दी फंक्शन, यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन जिसका नाम है 2 सेल्सियस और मेरा पैरामीटर क्या है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हमने यहाँ पर रिटर्न करा 5/9। तो अगर ये एक ब्रैकेट में आ गया तो यानी कि पहले क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फ़ारेनहाइट की जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी उसको 32 से। ठीक है, तो हमने लिखा लेट वैल्यू इक्वल टू 2 सेल्सियस में 77, तो वो उसको आपको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है 25, है ना। तो प्रेस करेंगे इसके URL को Ctrl+C और अपने कोड में लेके आएंगे, Ctrl+O Ctrl+V एंटर। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसी तरह से एक और दूसरा एग्जांपल आप देखो, इसमें आपको मिलेगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेसिंग अ फंक्शन विद इनकरेक्ट पैरामीटर कैन रिटर्न एन इनकरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस एग्जांपल को रन किया, मुझे क्या रिटर्न आया NaN। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। जब भी आपको कभी ये रिटर्न आए समझ जाइए नॉट अ नंबर। जूम करेंगे, क्या हुआ यहाँ पर, इन्वॉक कॉल अ फंक्शन टू कन्वर्ट फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, बट हमने यहाँ पर कोई वैल्यू तो दी नहीं, तो कन्वर्ट कैसे होगी, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई कोई वैल्यू होनी चाहिए एफ़ की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ अगर वैल्यू होती तभी तो वो कन्वर्ट होगी। तो हमें ये इस केस में NaN का रिटर्न आया। फिर हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन टू सेल्सियस में फ़ारेनहाइट अगेन, इस बार हमने बिना बनाना ब्रैकेट 2 सेल्सियस इस तरह से लिख दिया, तब क्या हुआ, मेरा डायरेक्ट फंक्शन ही प्रिंट हो गया। तो समझ में आ रहा है कि जब तक आप बनाना ब्रैकेट नहीं लगाते हो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग तो ये फंक्शन की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता है, समझ गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से लगाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लगाया तो गलत, अगर इसको वैल्यू नहीं दिया, आपने पैरामीटर डिफाइन किया तो गलत हो जाएगा, अगर आपने पैरामीटर डिफाइन किया और उसको कोई वैल्यू दी है तो वो वैलिड हो जाएगा, नहीं देने पर इनवैलिड, और ऐसे अगर लिख दिया तो सीधे फंक्शन ही आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। तो ये बंद हो गया। फिर चलो
ये देख रहे हो, तो क्या ऐसा नहीं कि हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख रखा है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर है, लेकिन डेमो के अंदर पूरा का पूरा लॉजिक प्रिंट हो गया तुम्हारा ऐसे। तो इस तरह के कई बार सिली एरर हो जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं। सो एज यू सी फ्रॉम द एग्जाम्पल्स अबाउट, टू सेल्सियस रेफर्स टू द फंक्शन ऑब्जेक्ट एंड टू सेल्सियस बनाना ब्रैकेट यानी कि जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, रेफर्स टू द फंक्शन रिजल्ट। सो फंक्शंस यूज्ड एज वेरिएबल वैल्यू, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा, फंक्शंस कैन बी यूज द सेम वे एज यू यूज वेरिएबल in all types of formulas, assignments and calculations. So instead of using a variable to store the return value of a function, हमने यहाँ पर लिखा let x equal to Celsius 77, let text equal to लिखा the temperature is x का जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर है, उसका आगे सेल्सियस लिखा जाए। So you can use the function directly as a variable value। हमने लिखा let text equal to the temperature is plus 2 Celsius 77 plus Celsius। अगर आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने पूरा लॉजिक सेट करके रखा हुआ है, यहाँ पर 2 सेल्सियस को इन बिटवीन कॉल कराया हुआ है, सीधे यहाँ पर हमने पैरामीटर को वैल्यू दिया, वो यहाँ पर मेरा तुरंत कैलकुलेट होकर मुझे रिजल्ट रिटर्न कर देगा, है ना। तो चलो एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? कोई गूगल नहीं करेगा ऑनलाइन वाले स्पेशल अभी अगर किसी का बुखार चेक करते हो कि बुखार है या नहीं, तो कैसे पता लगाते हैं? तो देखो 96.7 या फिर 97 की अगर फिगर आ रही है तो मतलब कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है ना। अगर इससे बियॉन्ड है तो मतलब कि फीवर है ना। तो चलो एक काम करते हैं, छोटा सा हमने इस फाइल को ओपन कर लेना है, या ले लेना है, चलो, और यहाँ जाते हैं और प्रेस करते हैं कंट्रोल ओ और पेस्ट करते हैं। तो भाई 97 अगर है तो क्या है, नॉर्मल, तो 32 डिग्री समथिंग कुछ होना चाहिए हमारा। चलो यहाँ पर आते हैं, कितना बता रहा है 36 पॉइंट समथिंग अगर कुछ है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल सेल्सियस में। बट हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते हैं। तो चॉइस होती है हमारी। अब जैसे क्या होता है, जो आपके ग्लास वाले थर्मोमीटर बने होते हैं तो वो फ़ारेनहाइट भी होता है, उसमें सेल्सियस भी, दोनों ही चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। आजकल डिजिटल वाले चल रहे हैं, तो आजकल तो इंफ्रारेड वाले भी आ गए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं बड़े परेशान करते हैं, तो इंफ्रारेड वाले आते हैं, सीधे दूर से माथे में लगाओ, पता लगा लो कितना टाइम है, 2 रीडिंग ले लो कंफर्म करने के लिए। चलो अब इसमें इसके बाद हमारे पास क्या है, लोकल वेरिएबल्स। अब किसी फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल बनाया जा सकता है। तो हमने जब वेरिएबल पढ़ा था उसमें एक टर्म पढ़ा था ग्लोबल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ग्लोबल, नहीं पढ़ा था। कुछ ऐसा नहीं बताया था मैंने कि अगर किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के बाहर डिफाइन किया तो फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है, और अगर फंक्शन के अंदर डिफाइन किया तो बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। चलो कोई बात। तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बिकम लोकल टू द फंक्शन। सो लोकल वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द फंक्शन। मान लीजिए कि आपका कोड कोई लिखा हुआ है और आपने एक वेरिएबल को फंक्शन के अंदर बनाया, तो वो बाहर यूज़ नहीं होगा, उसके अंदर ही रिजल्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ देखें, आउटसाइड में क्या रहा है, अनडिफाइंड, और इनसाइड में क्या रहा है, बॉल। चलो कंट्रोल यू करके देखते हैं, कंट्रोल यू। हमने यहाँ पर लिखा लेट टेक्स्ट इक्वल टू आउटसाइड प्लस टाइप ऑफ कार नेम, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो 1 के अंदर हमने इसको टेक्स्ट को कॉल करा। फिर हमने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, कार नेम इक्वल टू वॉल्वो। तो टाइप ऑफ अगर आप बाहर चेक करने जाओगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। फिर मैं क्या ना, एक और वेरिएबल लेट टेक्स्ट इक्वल टू इनसाइड प्लस टाइप ऑफ कार नेम, सेम स्टेटमेंट, लेकिन उसको डेमो 2 में कॉल कराया। तो डेमो 2 वाला वर्क कर रहा है, इनसाइड वाला।
आउटसाइड वाला क्या रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि भाई वो आपने लिख तो दिया, लेकिन देखा जाए तो फंक्शन के बाहर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं ना कार नेम के नाम से। तो इसलिए कार नेम जो है वो कार नेम फंक्शन जहाँ पर डिक्लेयर किया है आपने, जिसके अंदर वेरिएबल आपने बनाया, वहीं पर ही वो सिर्फ इटरेट होगा। तो ये होता है लोकल स्कोप। तो सिंस लोकल वेरिएबल्स आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड इनसाइड देयर फंक्शंस, वेरिएबल विद द सेम नेम कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फंक्शन। So local variable are created when a function start and deleted when the function is completed. तो मान लो कि मैं ये कहता हूँ let x को जो है रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, बट एक प्रोग्राम में अगर 10 फंक्शन लगे हुए हैं तो आप 10 के 10 फंक्शन में let x को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब वो ब्लॉक्स को। तो कैसे समझें इसको, उसके लिए VS कोड खोलना पड़ेगा, ठीक है, अगर तो वहीं आता है ना, चलो वहीं चलेगा। जब रिएक्ट पढ़ोगे देखो ऐसी कोडिंग चलती है उसमें। जो आफ्टरनून का बैच है रिएक्ट का चल रहा है। चलिए तो ओपन करिए 3:30 से 5 दिसंबर नवंबर और चलिए तो एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझिए कि हमने यहाँ पर एक बनाया लेट कैप्स लॉक ऑफ x इक्वल टू 5। अगर आप लेट को दोबारा डिफाइन कर दो x को, तुरंत एरर आ गया। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं माई फंक्शन 1। अब माई फंक्शन 1 बनाया तो माई फंक्शन है माई फंक्शन 1 के नाम से कोई भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने लिखा लेट x इक्वल टू 1 या जो मर्जी वैल्यू दे दो। हमने फिर एक और बनाया यहाँ पर 2, क्या दिखाई देता है, सेम नाम के वेरिएबल काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर बंद है, इसका इसके बाहर कोई काम नहीं है, तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो अगर इंटरव्यू पूछा है भी लेट के वेरिएबल सेम नाम से डिक्लेयर करने, तो कैसे पॉसिबल होगा, सीधे बोलो ब्लॉक स्कोप में फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दो तो चल जाएगा। अगर फंक्शन नहीं होगा तो नहीं चलेगा, तो एरर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर यहीं पर 2 फंक्शन बना दूँ फिर एरर हो जाएगा। तो अलग अलग फंक्शन में सेम नाम के वेरिएबल को मल्टीपल टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट आर थिंग्स लाइक घर, गाड़ी, लोग बाग, जानवर, है ना, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। और एनी अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि जो लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो लिविंग को बोलते हैं सब्जेक्ट और नॉन लिविंग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए ना मुन्ना भाई MBBS, सब्जेक्ट हिल नहीं रहा है, तो वो लिविंग थिंग है ना। तो चलो, तो कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ना। चलो, तो ये गाड़ी है हमारे पास, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इसका नेम, इसका मॉडल, इसका वेट, इसका कलर, है ना। अब इसके मेथड क्या हो सकते हैं, जैसे कि भाई स्टार्ट करने का तरीका क्या है, पुश बटन है कि या चाबी घुमानी है ना। इसकी ड्राइविंग का एक अपना पैटर्न होगा, इसकी ब्रेकिंग क्या है, ड्रम है कि डिस्क है, इसका स्टॉपिंग का मैकेनिज्म क्या है, इसमें अडास है कि नहीं है, नॉर्मल है क्या है ना। तो इस तरह की क्या होगा, मेथड्स होगा। तो ऑब्जेक्ट अब क्लियर है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जब हम लोग पर्सन बनाते हैं तो कोडिंग के लिए तो वो ऑब्जेक्ट है, बट एक्चुअली हम लोग सब्जेक्ट की बात, तो इसलिए यहाँ पर एनी अदर सब्जेक्ट्स वगैरह को मेंशन किया है। तो चलिए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। रियल लाइफ कार हैज़ प्रॉपर्टीज़ लाइक वेट एंड कलर
जैसे कि कार डॉट नेम क्या है, फिएट, कार डॉट मॉडल 500, कार डॉट वेट 850 kg, कार डॉट कलर क्या है, वाइट। सो कार इज अ ऑब्जेक्ट हैव द सेम प्रॉपर्टीज बट द वैल्यू डिफर्स फ्रॉम कार टू कार, है ना। ये अगर मारुति की गाड़ी है, एक विटारा है, ग्रैंड विटारा और एक ब्रेजा, दोनों के डायमेंशन अलग है, हाइट अलग है, ग्राउंड क्लियरेंस अलग है ना, तो काफ़ी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट है, बट दोनों है तो कार ही ना, 5 सीटर। तो बाई नेचर वो कार ही है, कार ऑब्जेक्ट, लेकिन डिफरेंट कहाँ जाता है आपका मेथड्स, ठीक है। तो मेथड भी सेम है, विद टॉप स्पीड, तो हो सकता है एक की 180 हो, एक की 160 हो, तो मेथड तो सेम क्या, लेकिन प्रॉपर्टीज़ अलग होगी उसके अंदर। तो इस तरह की जो चीज़ें रहेंगी वो, तो चलो ऑब्जेक्ट के मेथड की बात करते हैं। ये तो क्या प्रॉपर्टीज़। अ रियल लाइफ कार हैज़ मेथड्स लाइक स्टार्ट एंड स्टॉप, जैसे कार डॉट स्टार्ट, कार डॉट ड्राइव, कार डॉट ब्रेक, कार डॉट स्टॉप। कार ऑब्जेक्ट हैव द सेम मेथड बट द मेथड आर परफॉर्म एट डिफरेंट टाइम्स। बात करते हैं वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेन फॉर डेटा वैल्यू। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि लेट कार इक्वल टू फिएट, तो कार क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। दिस कोड असाइन अ सिंपल वैल्यू फिएट टू ए वेरिएबल नेम कार। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल्स टू, बट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मैनी वैल्यू कंपैरेटिवली वेरिएबल। अगर हम यहाँ पर कार की बात करें, उसके पास एक ही डेटा है, इस कार के पास ऑब्जेक्ट फॉर्म में टाइप भी है, मॉडल भी है, कलर भी है। तो जब हमें बहुत सारा डेटा एक ही वेरिएबल के ऊपर असाइन करना होता है तो हम लोग बना लेते हैं उसको ऑब्जेक्ट्स। सो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स विद कांस्टेंट कीवर्ड। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाहे वो एरे हो या वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो हमारा इस तरह से, या वो डेट ऑब्जेक्ट हो, तो जो प्री डिफाइन वाली चीज़ है जिसको हमें कॉन्स्ट मतलब रखना है, कांस्टेंट अपडेट नहीं कराना है, तो वो कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर होगा। So how to define a JavaScript object using an object literal, using the new keyword and using an object constructor। ये कुछ नई चीज़ है, ये दो चीज़ें तुम जानते, ये कुछ नया। तो चलो पहले लिटरल को समझ लेते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं। An object literals is a list of name और value pairs inside curly braces, जैसे कि फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डोयल, एज 50, आई कलर ब्लू। तो क्या नोट करें यहाँ पर, नेम वैल्यू पेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड की एंड वैल्यू पेयर्स। अब कोई की और वैल्यू पेयर बोला तो समझ आइए नेम और वैल्यू पेयर की ही बात हो रही है। ऑब्जेक्ट लिटरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, ठीक है। तो जैसे कि जब आप इसको इनिशियलाइज करो तो जॉन लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फर्स्ट। अब बात करते हैं क्रिएटिंग अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। दीज एग्जांपल्स क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विद 4 प्रॉपर्टीज, जैसे कांस्टेंट करने पर्सन, यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और कलर। इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से डिफाइन करें अलग अलग लाइन में, ये भी एक्सेप्टेबल है, इसमें क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होती है ना, कि भाई आपका पर्सन ऑब्जेक्ट हो गया, करली ब्रेसेस में आपने इस तरह से अपनी चीज़ों को डिफाइन, आउटपुट दोनों का सेम ही होगा, देयर इज़ नो डिफरेंस। इसके अलावा दिस एग्जांपल्स क्रिएट एन एम्प्टी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड देन ऐड 4 प्रॉपर्टीज। जैसे हमने बनाया कांस्टेंट पर्सन इक्वल टू करली ब्रेसेस खाली छोड़ दिया। अब आप इसको कैसे वैल्यू दोगे, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन, पर्सन डॉट लास्ट नेम इक्वल टू, इस तरह से, तब भी आपका आउटपुट सेम ही है। बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं बन रही, क्योंकि इससे मुझे पर्सन कई बार लिखना पड़ रहा है ना, तो फ़ायदा क्यों, ऐसे लिखो ना एक ही बार। अब बात करते हैं यूजिंग दी न्यू कीवर्ड। ये अभी यहाँ हमने देखा था ना कि न्यू का भी लॉजिक दिया हुआ है, न्यू से कैसे करें। तो आप लिखेंगे कांस्टेंट पर्सन इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर्सन एक न्यू ऑब्जेक्ट है, तो बस आप फिर से वही सारा काम स्टार्ट कर दोगे, पर्सन डॉट पर्सन, आपका सेम काम हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ, देखो ये भी आउटपुट सेम ही देगा आपको, देयर इज़ नो डिफरेंस अगेन, बट न्यू ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पूरा लिखना पड़ा है और यही न्यू ऑब्जेक्ट मेरा करली ब्रेसेस से भी डिक्लेयर होगा। तो आपको वो तरीका ढूंढना है जिससे कोड मेरा छोटा हो और एथिकली सही हो। ये सारे पैटर्न सही है लेकिन तरीका लंबा हो रहा है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतने सारे, भाई कल को अगर आप किसी जावास्क्रिप्ट के कोड को हैंडल करने जाते हो, आप कभी सर ने तो हमें ऑब्जेक्ट ऐसे बनाना सिखाया था, ये क्या है, ये गलत नहीं है, सही है।
अब ये क्या है, ये भी सेम चीज़ है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये भी सेम बात है, लेकिन कोड रीड कौन सा जल्दी होगा, जे वाला होगा, है ना, अपना काम तो फास्ट कराने वाला है। चलिए, तो the examples above do exactly the same but there is no need to use new object। जावास्क्रिप्ट ने जब 2015 का अपडेट निकाला उसके बोला न्यू से जितनी भी प्रैक्टिस होती है सबको बंद कर दो, अब मत, न्यू वाली प्रैक्टिस को हम सही नहीं मानते, सिर्फ डेट के केस में मजबूरी, लेकिन वहाँ भी अब खाली डेट लिख के आउटपुट आ जाता है। फॉर रीडेबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड एग्जीक्यूशन स्पीड यूज द ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड, ना कि न्यू वाला, न्यू वाला टेक्निक गलत है। तो क्या है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, द नेम्ड वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रॉपर्टी, जैसे कि फर्स्ट नेम इज अ प्रॉपर्टी, वैल्यू, ये सब क्या प्रॉपर्टी आएंगे और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू। सो ऑब्जेक्ट्स रिटन एज नेम वैल्यू पेयर आर सिमिलर टू एसोसिएटिव एरे इन पीएचपी। अब पीएचपी तो तुम्हें आती नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं, ना तुम्हें सी आती, ना तुम्हें पाइथन आती, ना जावा आती, रूबी एंड पर्ल भी नहीं आती। पर्ल बेसिकली आपका पीएचपी से थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेज होती है, रूबी और रेल का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो देखते हो तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनते हैं जहाँ पर ऑटोमेशन के, आज की डेट में एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो पॉकेट साइज़ के ना कंप्यूटर आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ। रास्पबेरी ओएस का नाम सुना है, ये कंप्यूटर है छोटा सा, इसके अंदर HDMI पोर्ट वगैरह सब होता है, पूरा मतलब कंप्यूटर है ये अपने आप में, इससे तुम जो मर्जी काम करा लो, उससे टीवी भी सब कनेक्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये बोर्ड आते हैं, ठीक है, उसमें सारे पोर्ट मिलेंगे, तो लैन का पोर्ट भी होगा, पेन ड्राइव भी पोर्ट मिलेगा, ऑडियो पोर्ट भी मिलेगा, टाइप सी पोर्ट भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, वो लोग इन्हीं के ऊपर सॉफ्टवेयर वगैरह बना के फिर इसको टेस्ट करते हैं, तो इनमें खूब प्रोजेक्ट्स बन जा रहे हैं, तो उसमें ये रूबी की कड़ी। चलो, तो फिलहाल भूल जाओ, लेकिन आपको ये पता चल गया कि ये तरीका जो है सब में ऑलमोस्ट सेम ही है किसी भी लैंग्वेज में, तो मतलब इसलिए कहते हैं जावास्क्रिप्ट इज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ सीख लिया सब जगह काम में। और जब पीएचपी पढ़ने जाओ तो तुम लोगों को बिल्कुल जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि कुछ भी डिफरेंट नहीं, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल रहा है, बाकी लॉजिक सब वही रहेंगे जो तुम यहाँ लगाओगे, इनमें कोई बदलाव नहीं। तो कैसे आप एक ऑब्जेक्ट को बनाते हो सेम तरीका है, कैसे क्लास बनती है सेम तरीका इन पीएचपी। चलिए, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। अब मान लो ऑब्जेक्ट तुम बनाना सीख गए, अब ऑब्जेक्ट का डेटा कैसे प्रिंट करें किसी प्रॉपर्टी का, तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट का नेम, जैसे कि कार, प्रॉपर्टी का नेम लाइक मॉडल, आउटपुट आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑब्जेक्ट नेम मेन ब्रैकेट और प्रॉपर्टी का नेम डबल कोट में, तब भी आउटपुट आएगा। तो भाई मैं यहाँ पर फैच करना चाह रहा हूँ कि पर्सन ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम मुझे पता करना है क्या है, तो कंट्रोल यू करेंगे यहाँ पर, तो पर्सन इज ऑब्जेक्ट, लास्ट नेम यहाँ पर लगाया था हमने प्रॉपर्टी, तो जैसे मैंने लिखा पर्सन डॉट लास्ट नेम, दो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ये भी वैलिड है, तब भी आपका रिजल्ट आएगा, अच्छा हो तो आप चेक कर लीजिए, है ना। तो दोनों तरीके हैं, दोनों ही वैलिड है, एथिकल है, चला सकते हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट ये वाला है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मेथड, methods are actions that can be performed on objects, methods are functions definition stored as property value। तो जैसे कि ये हमने देख लिया, ये सारी हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू है। तो जब आप इसको रिटर्न करोगे डेटा को, तो आपने क्या लिखा, जैसे कि फुल नेम फंक्शन रिटर्न करो दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस बीच में स्पेस और लास्ट नेम, तो देखो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, और उसी के अंदर पर्सन ऑब्जेक्ट में मैंने एक फंक्शन बना दिया फुल नेम के नाम से। फुल नेम क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन में रिटर्न कराया डेटा, जो आप रन करोगे तो यहाँ पर लास्ट नेम आपको रिटर्न आ जाएगा। सो दिस डॉट फर्स्ट नेम मीन्स द फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, दिस डॉट लास्ट नेम मीन्स लास्ट नेम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, तो आपका डेटा रिसीव होगा। अब
ऑब्जेक्ट जो है वो चाहे जावास्क्रिप्ट में किंग है भाई। एक ऑब्जेक्ट का हमें ये तो पावर पता चल गया कि वो बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर कंटेन कर सकता है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स यू अंडरस्टैंड जावा। तो ऑब्जेक्ट आर कंटेनर फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड। जैसे वेरिएबल क्या है, एक वैल्यू को अपने अंदर कंटेन करता है। अब वो पैराग्राफ भी हो सकता है, लेकिन अगर मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर अलग अलग चीज़ें बतानी है तो वो काम वेरिएबल नहीं कर सकता, वो काम फिर ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो अब आपको ऑब्जेक्ट के बहुत सारे एग्जांपल पता चल गए। अभी जैसे हम लोग अगर यहाँ पर बात करें क्लास के अंदर पर्सन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम हाइट की बात करें तो सबकी हाइट में वेरिएशन है, सबके वेट में वेरिएशन होगा। तो ये काम ऑब्जेक्ट कर सकता है, एक वेरिएबल नहीं कर सकता, वेरिएबल ऑब्जेक्ट कर सकता है। So properties are named value, methods are functions stored as properties, and properties can be primitive value, functions or even other object. प्रीमिटिव का जिक्र आया है। जावास्क्रिप्ट में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रीमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव। यानी कि इसको हम लोग जब PHP में जाते हैं तब बोलते हैं कंपाउंड एंड नॉन कंपाउंड ऑब्जेक्ट। सो इन जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ भी एक ऑब्जेक्ट है हमारा, मैंने आपको जिक्र किया था कि मैथ ऑब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, डेट भी ऑब्जेक्ट है, एरे भी ऑब्जेक्ट है, मैप्स भी ऑब्जेक्ट है, एंड सेट्स आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स। तो पूरी जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पर ही चल रही है। तो जैसे हमने HTML CSS की जर्नी में एक चीज़ का नाम सुना, वो क्या था, डोम। कौन बताएगा फुल फॉर्म क्या होती है? डोम का हमने नाम सुना था, क्या होता है डोम? DOM, डोम। तो मैंने शायद बोला होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना। पूरी जावास्क्रिप्ट दो चीज़ों पे चलती है, डोम और बोम। BOM, बोम। अब बोम क्या होता है? ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। पूरी जावास्क्रिप्ट से हम दो ही काम करते हैं, डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करना या ब्राउज़र को मैनिपुलेट करने का काम, है ना। तो जब प्रॉपर्टी पढ़ लोगे तो ये दो चीज़ें पढ़ोगे। अब जैसे आपने देखा था वो, हमने बर्गर आइकन को क्लिक किया तो मेन्यू खुल गया, क्लिक किया तो वो क्या होता है, डोम मैनिपुलेशन। ठीक है। तो चलिए, ऑल जावास्क्रिप्ट वैल्यूज एक्सेप्ट प्रीमिटिव आर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में प्रीमिटिव कौन से होते हैं, अब इसको समझते हैं। तो अ प्रीमिटिव वैल्यू इज अ वैल्यू दैट हैज़ नो प्रॉपर्टीज और मेथड। अब जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, ये क्या हुआ, प्रीमिटिव, है ना। तो प्रीमिटिव का मतलब समझा है, जो पहले से निर्धारित है ना, सेट है, तो प्रीमिटिव। तो कई बार हम लोग बोल देते हैं ना इंग्लिश में, यू आर सो कॉल्ड प्रीमिटिव, मतलब कि पुरानी सोच। A primitive data type is a data that has a primitive value. So JavaScript defines 7 types of primitive data type. जैसे कि string is a primitive, numbers is a primitive, boolean, null, undefined, symbol and big integer. ये 7 चीज़ें जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, है तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, बट ये सारे के सारे प्रिमिटिव हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी जावास्क्रिप्ट घूम रही है। तो समझेंगे इसके बारे में इंडेक्स। चलिए, इम्यूटेबल की बात करते हैं। प्रिमिटिव वैल्यूज आर इम्यूटेबल, मीन्स दे आर हार्ड कोडेड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। भाई कुत्ता भौंकता है तो भौंकते हैं, गा नहीं सकता। सूरज सुबह उगता है, सुबह उगता है, वो शाम को नहीं उग सकता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, वो वाली चीज़। तो इफ x इक्वल टू 3.14, सो यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ x, बट यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 3.14। समझ में आया? चलो, तो वैल्यू है हेलो, टाइप है स्ट्रिंग, सो हेलो इज ऑलवेज हेलो ही रहेगा। या 3.14 अगर नंबर है तो वो नंबर ही रहेगा। ट्रू है, बुलियन टाइप होता है, तो ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, नल इज ऑलवेज नल, अनडिफाइंड इज ऑलवेज अनडिफाइंड, जब तक उसको डेटा ना मिल जाए। समझ आ गया प्रिमिटिव का मतलब? तो ये अपने आप को इस तरह से ट्रीट करके चलता है। तो जावास्क्रिप्ट में म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ये थे इम्यूटेबल। अब म्यूटेबल की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, दे आर एड्रेस्ड बाय रेफरेंस, नॉट बाय वैल्यू।
If person is an object, the following statement will not create a copy of person. हमने देखा constant x equal to person. अब क्या होगा? The object x is not a copy of person. The object x is person. ठीक है? The object x and the object person share the same memory address. Any changes to x will also change person. x में अगर कुछ चेंज होगा तो पर्सन में भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा. जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा कांस्टेंट पर्सन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डोए, एज है उसकी 50, आई कलर है ब्लू. हमने लिखा एक कॉपी कांस्टेंट x इक्वल टू पर्सन, हमने लिखा x डॉट एज इक्वल टू 10 कर दो. तो भाई देखो यहाँ पर हमने एक x के अगेंस्ट पर्सन को कॉल कर रखा है, हमने x को एज ऑफर किया. अब आप यहाँ देखो हमने लिखा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम एज, पर्सन डॉट एज. हमने ये तो नहीं लिखा एक्स डॉट एज, हमने क्या लिखा पर्सन डॉट. अब ये हुआ क्या भाई, आपने एक्स के अगेंस्ट पर्सन को रखा हुआ है ना, तो भाई सीधी सी बात है एक्स डॉट एज लिखो या पर्सन डॉट एज लिखो, बात एक है. तो ये हुआ म्यूटेबल, यानी कि इसको हम लोग कर सकते हैं, बदल सकते हैं. तो इसलिए आपका रिजल्ट सेम आया. अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेल में प्रॉपर्टी के बारे में. पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? अभी स्पेलिंग समझ में आ रही है चीज़ें? नहीं, कुछ कुछ आ रही है, कुछ कुछ आए फिर काम बन जाएगा. यूज़ तो करनी पड़ेगा क्योंकि बिना यूज़ करे कुछ होगा नहीं. क्योंकि देखो ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, अभी आपको इसका कोई यूज़ नहीं आएगा. इसका यूज़ आपको आगे जाएगा जब आप डेवलपमेंट में चले जाओगे. डिज़ाइनिंग में इसका आपको यूज़ नहीं कर पाओगे. ठीक है? क्योंकि जब बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, डैशबोर्ड डिज़ाइन होते हैं, डेटा पीछे से लिफ्ट किया जाता है, फ्रंट एंड पर दिखाया जाता है, तब जाके इन ऑब्जेक्ट्स का मेन रोल बढ़िया से समझ में आता है. तो जहाँ पर एक स्टैटिक डिज़ाइनर, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये बोलूँ कि अभी आप लोग ओनली वेब डिज़ाइनर बनो, तो आप क्या करोगे? मैं बोलूँ कोई फ्लिपकार्ट में 30,000 टी शर्टें हैं, तो तुम अभी जिस डिज़ाइनिंग के लेवल पर, तो तुम 30,000 टी शर्ट के कार्ड्स डिज़ाइन करोगे. बट जिस दिन तुम डेवलपर बन गए तो तुम एक ही कार्ड बनाओगे, 30,000 टी शर्टें उसमें बना पा जाएंगे. तो ये फ़ायदा मिलेगा. तो चलिए प्रॉपर्टी को समझेंगे. ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है? तो एन ऑब्जेक्ट इज़ एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज. सो प्रॉपर्टीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स. Properties can be changed, added, deleted, or some are read-only. So accessing JavaScript properties, the syntax for accessing the JavaScript property of an object is let age equal to person dot age. या फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं. So इसका आउटकम हमें एक ही आएगा, है ना? तो अगर चला के देखें तो जॉन इज 50 ईयर ओल्ड हमें डिस्प्ले हो रहा है. अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें तब भी आउटपुट हमारा सेम ही होगा. ठीक है? और अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिखें, ये हमने पहले लिखा है ना, ये हो क्या रहा है? चलो इस कोड को ओपन करते हैं, कंट्रोल यू करते हैं. देखो हम यहाँ लिख रहे हैं पर्सन एक्स और पर्सन वाई. हमने क्या करा, यहाँ पर डेटा को जो है ना पर्सन में से निकाल के एक्स के अंदर रख लिया, और एक्स में हमने क्या बोला? फर्स्ट नेम. वाई में हमने क्या बोला? एज. तो डेटा तो इसी में है ना. हमने यहाँ पर क्या लिखा? पर्सन, और पर्सन के अंदर हमने एक्स को डाल दिया, तो हमारा डेटा आ गया फर्स्ट नेम इसके अंदर. पर्सन के अंदर हमने वाई को डाल दिया, तो वाई के अंदर क्या था? एज. तुम्हारी एज निकल के आ गई उसकी. ऐसे भी निकाल सकते हैं. तो क्या ये तरीका सही है? कुछ हद तक. बट अब जिसने ना देखा वो तो बेचारा कन्फ्यूज है, भाई ये क्या कर रखा है इसके अंदर. तो सबसे बढ़िया जो प्रैक्टिस रिकमेंडेड है वो है ये वाली. अब मान लो कि एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है
कोई प्रोडक्ट नाम से, ठीक है, टी शर्ट है फॉर एग्जांपल, और टी शर्ट के अंदर ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उसका कॉलर टाइप क्या होगा, फैब्रिक क्या है, स्टाइल क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है। तो यही सारी प्रॉपर्टीज़ मिलके फ्रंट एंड बिल्ड करती हैं जब आप एडवांस लेवल पर आ जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फ्लिपकार्ट पर आएँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, और आप यहाँ से टी शर्ट के सेगमेंट में आ जाएं, और मैं यहाँ से 2 टी शर्टें ओपन कर लेता हूँ, तो हमारे लिए 2 नए पेज खुल गए ऊपर टॉप में। अब पहली चीज़, आप यहाँ पर दोनों को ध्यान से देखो, सिर्फ डेटा बदल रहा है, पेज नहीं बदल रहा है, सब कुछ अपनी जगह पर ही है, सिर्फ डेटा बदल गया है। यानी कि इस टी शर्ट ऑब्जेक्ट में वेरिएंट ज़्यादा है, इसमें उसके कंपैरेटिवली कम है, जो फेडेड है उनका स्टॉक भी आउट हो चुका है, जिस पे ब्लू बॉर्डर आ रहा है वो मेरा सेलेक्टेड कलर स्टाइल है अभी एट प्रेजेंट। बट क्या बाकी मुझे चेंज बताओ, बस प्राइस बदल रहा है, रेटिंग बदल, तो ये सब चीज़ें डायनामिक है इसके अंदर, मतलब सारा कुछ डेटाबेस में लिखा हुआ है। तो पेज तक नहीं बन रहा अपने आप, मतलब आप देखोगे तो पेज भी नहीं बनाया, डायनामिक है ये भी, कि जब कोई टी शर्ट देखेगा तो उसी रिक्वेस्ट पर पेज तभी बनेगा। अब इसको ऐसा समझो कि इसके साथ टी शर्ट की मेन कैटेगरी पर आते हैं, इन्होंने कितनी बेच दी ज़रा देख लेना है। अभी 16,000 बची है, अभी कुछ दिन पहले देखा था 32,000 समथिंग टी शर्ट यहाँ पर आ रही थी, कितनी तेज़ी से बिकता है देखो, है ना। डेटा बिक गया। चलो, अब 16,871 एट प्रेजेंट हमारे पास है। अब मैं कहता हूँ चलो इतने पेज ही बनाने हैं, कितना टाइम लोगे? मैं कहता हूँ डेटा कॉपी पेस्ट करना, फ़ोटो ही खाली बदलनी है ना, तब भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और फिर एक एक टी शर्ट के बहुत सारे स्टाइल भी हैं, फिर उनके साइज़ भी हैं, तो कहाँ तक पेज बनाओगे भाई? तो वेबसाइट तो बहुत हैवी हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग बड़ा अच्छा लगता है, कॉपी पेस्ट वाला ही काम है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाद में ना कॉपी पेस्ट से भी चिड़ मचने लग जाती है कि 16,000 बार वही काम, फिर एक प्रोडक्ट के अगर 10 निकल आए तो फिर सोचो 10 को मल्टीप्लाई कर लो 16,000 से, फिर 1,60,000 तो बनाते ही रहोगे भाई साहब उसके अंदर टी शर्टें। तो यहीं पर ये चीज़ें काम में आती हैं आपकी, ऑब्जेक्ट, सब कुछ डायनामिक, पीछे डालो फ्रंट एंड अपने आप तैयार। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सिखाएंगे आपको जब रिएक्ट में पहुँचेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, ये भी चला सकते हैं, ये भी चला सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, बट ये बेस्ट है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है। यू कैन ऐड न्यू प्रॉपर्टी टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट बाय सिंपली गिविंग इट अ वैल्यू। हमने लिखा कि भाई यहाँ पर जो पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें एक नेशनैलिटी इक्वल टू इंग्लिश डाल दो। अभी क्या होगा, जॉन इज, कंट्रोल यू करके देखते हैं, जब हमने डिक्लेयर किया था तब तो नहीं था, हमने बनने के बाद में एक नई वैल्यू उसके अंदर ऐड की है, ऐड हो गई, आउटपुट आ रहा है हमारा। इसी तरह से मुझे किसी ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉपर्टी डिलीट करनी है तो आप डिलीट कीवर्ड का यूज़ करोगे। ऐड करने के लिए कोई कीवर्ड नहीं है, डिलीट करने के लिए करना है तो आप क्या लिखोगे, डिलीट ऑब्जेक्ट का नेम और उसकी प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ जाएंगे तो जॉन इज़ 50 ईयर ओल्ड क्या हो गया, अनडिफाइंड, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और आप इस तरह से भी लिख सकते हो तो भी काम करेगा। तो ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ठीक है, दोनों ही आपके काम कर जाएंगे। अब डिलीट कीवर्ड डिलीट बोथ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी इटसेल्फ, यानी कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू वो भी जाएगी और जो प्रॉपर्टी है वो भी रिमूव। आफ्टर डिलीशन द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर इट इज एडिड बैक अगेन। एक बार डिलीट हो गया फिर नहीं आएगा। तो जब तक आपका पेज या तो रीओपन ना हो या फिर डोम को रिफ्रेश ना कर दिया जाए। अब जैसे आप ऑनलाइन में क्या करते हो, कई बार कोई चीज़ डिलीट मारते हो वो वापस नहीं आती अगर उसमें अंडू का मैकेनिज्म ना लगाया जाए। तो डोम से जो एक बार चला गया चला गया। तो वहाँ पर इसी तरह से हम लोग डिलीट का यूज़ करते हैं। जैसे आप डिलीट यूज़र करने जाते हो, डिलीट अकाउंट कई बार अटैम्प्ट करते हो, तो मान लो कि आपने जीमेल से डिलीट अपना अकाउंट रिमूव करना है, आपने
जीमेल आईडी की डिलीट की रिक्वेस्ट डाल दी, तो जीमेल क्या करता है, डिलीट के बाद में 1 हफ्ते में सब खत्म कर देता है वहाँ से सारी चीज़ें। और सब बताओ, जीमेल के ऊपर आज की डेट में ना जाने मिलियंस ऑफ ईमेल आईडी ऐसी हैं जिनके लोग पासवर्ड भूले बैठे हैं। नए नए जोश में होते तो बना तो लेते, फिर पता ही नहीं होता क्या रख दिया। अब वो फैसिलिटी आ गई कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये वो सारी चीज़, तो चलो रिट्रीव कर ले। तो पहले इतना कोई ध्यान देते नहीं थे, तो चले। जैसे आज ही एक हमारे नॉन टू का फ़ोन चोरी हुआ, कहते यार मेरा फ़ोन चोरी हो गया तो वो मुझे ब्लॉक करना है। मैंने कहा ईमेल आईडी, कहते वही तो याद नहीं। तो पॉइंट यह है कि भाई उन्होंने ईमेल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया है ताकि एंड्रॉयड एक्टिवेट हो जाए। फ्यूचर में उन्होंने फिर उसका कभी कोई इस्तेमाल ही नहीं किया, ना उस पर कभी कोई मेल उन्होंने लिया, कुछ नहीं किया। बस डिवाइस एक्टिवेट करने के लिए गूगल कहता है ना भाई ईमेल से लॉगिन करो, जैसे एप्पल कहता है, बस उतने काम के लिए इस्तेमाल किया। और क्या ही करोगे उसका, गया फ़ोन। ईमेल होता तो हम लोग गूगल से उसको ब्लॉक कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर कराने के लिए। अब हम बात करेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आप पर्सन की जगह पर इसको कोई प्रोडक्ट समझ लो, जैसे टी शर्ट है, तो टी शर्ट के अंदर कलर हो सकते हैं अलग अलग, साइज़ हो सकते हैं अलग अलग, तो नेस्टेड की तब ज़रूरत आती है। तो जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेम है जॉन, एज है 30, उसके पास 3 गाड़ियाँ हैं, फोर्ड, BMW, फिएट, है ना। सो इसको एक्सेस कैसे करें, तो लेकिन यू कैन एक्सेस नेस्टेड ऑब्जेक्ट यूजिंग द डॉट नोटेशन और द ब्रैकेट नोटेशन। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं डेटा और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो पहला क्या है, माई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर माई कार क्या है, फिर से एक और ऑब्जेक्ट है ना, तो माई ऑब्जेक्ट डॉट माई कार डॉट कार टू। और अगर मुझे माई ऑब्जेक्ट से नेम निकालना तो माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो माई ऑब्जेक्ट में माई कार को ढूंढो, माई कार के अंदर कार को ढूंढो, ये भी आपका वैलिड तरीका है। तो चलो चला के देखो, BMW आ गई, BMW सेकंड नंबर पर है। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, ये भी काम कर रहे हैं। इसी तरह से इस वाले में देखते हैं, ये भी वर्किंग अपना। और एक और एग्जांपल हमारे पास, जैसे लेट P1 इक्वल टू माई कार, P2 इक्वल टू कार टू, ऑब्जेक्ट P1 के अंदर P2 को मैं ढूंढ के निकालना है। तो चलो इसमें BMW आ गया। ये क्या हुआ है, फिर जरा इसको समझो। हमने एक वेरिएबल बनाया, पैरामीटर 1 के अगेंस्ट में माई कार को रख दिया, जो कि हमारा अगेंस्ट ऑब्जेक्ट है, और P2 के अंदर हमने कार 2 को डाल दिया। तो बात वही आ गई फिर से, जो हमने पहले देखा था कि X और Y, तो ऐसे भी हमारा रिजल्ट आ सकता है। बट अगेन इतना कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करना, सबसे बढ़िया या फिर ये वाला काम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट में मेथड की। So object method are actions that can be performed on objects. A method is a function definition stored as a property value. प्रॉपर्टी अपने को पता है, वैल्यू अपने को पता है, तो मेथड क्या होगा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मेथड की बात होगी। ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया, वैल्यू भी क्लियर हो गया, तो मेथड क्या है। देखो अब यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई फुल नेम हमने एक बनाया, तो हमने एक फंक्शन बनाया, रिटर्न करा हमने दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम, और हमारा आउटपुट जो है डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर डिफाइन किया, तो यहाँ पर जब आप किसी मेथड को एक्सेस करते हो, तो ये तो हमने देखी है ऑलरेडी, इसकी हम लोग बात करते हैं। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट का नेम और मेथड का नेम, आपको इस तरह से इसका सिंटैक्स कुछ लिखना होता है। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ आप देखिए हमने क्या लिखा, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। अब चाहो तो आप दिस लिख लो, या फिर आप लिखते पर्सन डॉट फर्स्ट नेम एंड पर्सन डॉट, तो भी हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ जरा स्टेटमेंट को पढ़ो। इन दी एग्जाम्पल वर्ब दिस रेफर्स टू दी पर्सन ऑब्जेक्ट। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम मीन्स द फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, एंड दिस डॉट लास्ट नेम मीन्स द लास्ट नेम प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन। सो एग्जाम्पल, if you invoke the full name property with
parenthesis it will execute as a function। हमने लिखा नेम इक्वल टू पर्सन डॉट फुल नेम, तो पूरा आ गया। ठीक है, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, मैं लिखा है फुल नेम। अब फुल नेम जो है अगर मैं ना यूज़ करूँ तो मुझे लिखना पड़ता पर्सन डॉट फर्स्ट नेम प्लस बीच में इन्वर्टेड कोड स्पेस फिर प्लस पर्सन डॉट लास्ट नेम, इस तरह से। बट मैं चाहता हूँ वन गो में लिखा हुआ जाए, आपने उसी के अंदर एक बार बना दिया फुल नेम के नाम से, उसको फंक्शन की तरह ट्रीट करा, रिटर्न कराया और हमारा सिंगल तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ़ यू एक्सेस द फुल नेम प्रॉपर्टी विदाउट इट विल रिटर्न द फंक्शन डेफिनेशन। क्या होगा, पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बनाना ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। एडिंग अ मेथड टू एन ऑब्जेक्ट, एडिंग अ न्यू मेथड टू एन ऑब्जेक्ट इज इजी। लिखा पर्सन डॉट नेम इक्वल टू फंक्शन और रिटर्न फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और इसमें आपका रिजल्ट डिस्प्ले कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर चेक करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट ये क्या हमारे पास है। तो जो हमने मेथड पहले अंदर डिफाइन किया था, अब तो हमने अलग से भी डिफाइन किया है। ठीक है, बाहर भी निकाल सकते हैं। देखा पर्सन डॉट नेम इक्वल टू फंक्शन और दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम को प्रिंट करा दे। तो हमने यहाँ पर जाकर लिखा पर्सन डॉट नेम, तो नेम के अंदर क्या है, दोनों चीज़ें कंटेन है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या आएगा, ये हमारा मेथड हो गया। अब यूजिंग जावास्क्रिप्ट मेथड, तो दिस एग्जांपल यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू अपरकेस मेथड कन्वर्ट अ टेक्स्ट टू अपरकेस। हमने इसको बोला कि जो भी ये स्टेटमेंट है इसको कैपिटल लेटर में रिटर्न करो, तो क्या लिखा है। ठीक है, तो ये आपका मेथड है। तो मेथड में बहुत सारी चीज़ें आती है, आगे जाके बहुत डिटेल में समझेंगे इसको। हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले की। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे आपको बाय डिफॉल्ट आता है लिखा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा तब लिखाएगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर लिखाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो कभी अगर इस तरह का स्टेटमेंट रिटर्न आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को तो फैच किया लेकिन ये नहीं बताया कि प्रॉपर्टी क्या निकालनी है। इसी तरह समझते हैं। हमने इस एग्जाम्पल को यहाँ लिया और यहाँ जाकर हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल ओ और इस एग्जाम्पल को करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आप कुछ अलग तरीके को देख रहे हो। ठीक है, इसको फिलहाल भूल जाते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा सा। हमने एक यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया कांस्टेंट, जैसे कि स्टूडेंट बना दिया। चलो स्टूडेंट में पॉइंटर लिखा हो, क्या लिखा रहा है स्टूडेंट, और इसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ वगैरह यहाँ रखी हुई है। ठीक है, इस तरह से। अब इसको ज़रा हम लोग प्रिंट करा देते हैं। हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हमने क्या प्रिंट कराया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया। डिस्प्लेइंग अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विल आउटपुट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे डील करें, आप ऑब्जेक्ट की बात करें लेकिन ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी लिखा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, आप उसकी बात करें। अब देखो ये ऑब्जेक्ट से डेटा ले लेगा, है ना, क्लियर है। यहाँ पर हम फिर से एक और बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाया साइज। ठीक है,
लिखा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे जाके लिखा स्टूडेंट डॉट, अभी क्या लिखा है, अब स्टूडेंट भी ऑब्जेक्ट है और साइज़ भी ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको बताओगे नहीं कि साइज़ के अंदर से क्या निकालना है, देखो आगे अपना एम एस एक्सपेक्ट बोला एम आगे मीडियम, मतलब मुझे ये समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट को रीड कैसे करा जाता है ना। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट से डेटा ला सकते हो निकाल के, है ना। तो यहाँ पर क्या समझ में आया भाई, मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, पर्सन, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप खाली पर्सन लिखोगे तो रिटर्न आएगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर आपने वहाँ पर जाकर डिफाइन कर दिया तरीके से, तो मेरे को जब आउटपुट लेना है तो वहाँ पर लिखो कि भाई क्या, अच्छा मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मैंने आपको ऑब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल दिखा देंगे कि ऑब्जेक्ट से क्या होगा। तो चलिए, सम सॉल्यूशंस टू डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर, क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि डिस्प्लेइंग दी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज बाय नेम, नेम के साथ देखो ये जैसे नेम, एज, सिटी, जो भी आपने प्रॉपर्टी लगा रखे हैं। दूसरा तरीका होता है कि लूप में डाल दो, क्योंकि मान लो कि अभी तो 3 ही चीज़ें, तो 3 चीज़ें लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को एक ऑब्जेक्ट में 300 चीज़ें, तो आप लिखते रहोगे पर्सन डॉट बेस, पर्सन डॉट बेस, पर्सन डॉट बेस, और उसका कोई हैंड नहीं, कल को पीछे से बंदे ने ओवर भी उसमें, ठीक है, तो तुम्हारे लिए तो मुसीबत वाला काम हो गया। तो कोड ऐसा कुछ स्मार्ट तरीके से लिखा हो कि वो अपना आप ही डेटा अगर पीछे से बढ़े तो बढ़ा ले, घटे तो घटा ले, और वो कैसे संभव होगा, लूप से। लूप क्या होता है, रिपीटेशन आपके डेटा का। तीसरा क्या है, डिस्प्लेइंग द ऑब्जेक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, एंड फोर्थ है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, ये चारों प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ ये सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है। चलो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, तो आप इस तरह से लिखते हो नेम, एज, सिटी, आपको जॉन जो है 30 ईयर ओल्ड है और न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। लूप की बात करें, अब यहाँ पर 3 हो या 300 या 3000 हो, तो अपने को नहीं चाहिए। हमने क्या बोला, यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट बनाने के बाद लेट एक्स इक्वल टू ब्लैक, चलिए तो टेक्स्ट क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। हमने बोला लेट एक्स इन पर्सन, हमने एक्स की लिखा है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो नहीं एक्स, हमें नहीं पता कि कितना डेटा, हमने एक्स डेटा बनाया इसके अंदर पर्सन, बस हमने बोला टेक्स्ट वेरिएबल जो हमारा उसमें रीअसाइन करो पर्सन और उसके अंदर एक्स को डालो। अब ये क्या काम करेगा भाई, देखो हमने सिर्फ टेक्स्ट लिखा, इसके अंदर जितनी भी होगी सारी कुंडली लिख देगा उसकी, और कल को जाकर मैं उसके अंदर एक डेटा और बढ़ा दूँ, अपने आप बढ़ा दूँ, चला के ओपन कर, ये मैं हटा दूँ एग्जाम्पल पीछे से, मुझे समझाने के लिए था। ठीक है जी, ब्राउज़र में आइए, तो लास्ट में अपना आगे, मैं तो कोई कोड नहीं किया उसके लिए, मैं तो सिर्फ ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी बढ़ा दी, और कल को मान लो बैकएंड से प्रॉपर्टी घट जाती है तो अपना आप रिमूव भी हो जाएगा। पर अगर तुम लिख के आए होगे जाके कि पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम, तो तुम फंस जाओगे, जो पीछे से डेटा डिलीट हुआ होगा उसकी जगह पर अनडिफाइन 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 आएगा। तो क्या समझ आया कि आपको लूप के साथ जाना चाहिए, उससे बढ़िया प्रैक्टिस है। तो फ्लिपकार्ट के केस में टी शर्टें घट गई, टी शर्टें बढ़ गई, तो कैसे हो रहा है, यानी कि डेटा लूप हो रहा है, जो बिकता जा रहा है नंबर घटते जा रहे हैं, फिर डलता है फिर बढ़ जाते हैं, तो यानी कि उनको ये सोचते हैं टेंशन नहीं कि टी शर्ट के साथ डील कैसे करना है, टी शर्ट स्टॉक में आएंगी, बिकेंगी, अपना आप काम सेट हो रहा है, कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, मैंने कुछ फ्रंट एंड पर करनी पड़ती है कि भाई नई टी शर्टें किस आ गई है तो वेबसाइट पर अपडेट करें। जो सेलर होगा उसका अकाउंट होगा फ्लिपकार्ट के ऊपर,
सेलर होते हैं उनका ये पोर्टल होता है, वो यहाँ पर जाके अपने आपको लिस्ट करते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर जाके अपने टी शर्टों का एक्सेल फाइल अपलोड कर देते हैं, ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट में टी शर्टें बनती हैं। ठीक, सिखाएंगे आपको कैसे। तो हम भी ऐसे स्मार्ट कोड लिखना सीखें, भाई कौन इतनी मेहनत करेगा। तो क्लियर। तो यहाँ पर आपने अब समझ में आया कि जो हमने पर्सन एक्स वाला जो सिस्टम सीखा था वो कहाँ काम करेगा। जब लूपिंग का काम करोगे तब अब एक्स वाले डेटा से तुम्हारा काम चलेगा। तो यू मस्ट यूज पर्सन एक्स इन द लूप। पर्सन डॉट एक्स विल नॉट वर्क बिकॉज एक्स इज द लूप वेरिएबल नॉट द प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, यूजिंग ऑब्जेक्ट वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने लिखा है एक वेरिएबल माई एरे इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। वैल्यू में हमने क्या कॉल करा दिया, पर्सन। बस यहाँ जाके आप लिख देंगे माई एरे और उसके अंदर जो भी डेटा हो वो निकाल देगा, लेकिन कॉमा लगा लगा के। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट एंट्रीज। एंट्रीज में क्या होगा, यहाँ पर आप जाओगे, जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल हमारे पास फ्रूट्स, यहाँ पर क्या है बनाना ऑरेंज एप्पल, ये क्या है की हो गए। बनाना की कितनी क्वांटिटी है 300, ऑरेंज की 200, एप्पल्स की 500। हमने लिखा लेट एक्स इक्वल टू सॉरी टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, और हमने लिखा लेट फ्रूट कॉमा वैल्यू। तो फ्रूट का नेम और उसकी वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज फ्रूट्स। तो क्या होगा, प्लस इक्वल टू हम लोग लिखेंगे पहले फ्रूट कॉलन जो भी उसकी वैल्यू है वो, क्योंकि अगर खाली वैल्यू लिख दोगे 300 200 500 तो मुझे क्या पता कौन सी किसकी वैल्यू है। अगर आप लिखोगे बनाना की 300 ऑरेंज की 200 तभी तो समझ में आएगा ना मुझे। तो अब इसमें देखो डेटा इस तरह से आएगा। अब कल को मान लो तुम्हारे पास एक नया फ्रूट आ गया, पाइनएप्पल, मैंगो आ गया, तो वो आप लिखते हो फ्रंट एंड में अपना बनते थे। तो यकीन ना हो तो बढ़ा के देखिए। भाई 100 मैंगो भी आ गए, बन गया ना अपना। तो ऐसे ही फ्लिपकार्ट का फ्रंट एंड चलता है, पीछे डेटा बना तो फ्रंट एंड पे पेजिनेशन बढ़ जाएगा, पीछे से डेटा कम हो गया फ्रंट एंड का पेजिनेशन अपना आप कम हो जाएगा, सब कुछ अपना आप चलता है। नेक्स्ट है जेसन स्ट्रिंगीफाई, ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग विद जेसन मेथड। अभी जेसन का यूज़ कब आता है, जब आप काम करते हो सबसे ज़्यादा रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो जेसन क्या करता है, डेटा को रीड कर पाता है बहुत इसमें। कैसे, ज़रा समझते हैं। जेसन स्ट्रिंगीफाई इज इंक्लूडेड इन जावास्क्रिप्ट एंड सपोर्टेड इन ऑल मेजर ब्राउजर्स। तो जैसे हमारे पास डेटा है इस तरह से, अब देखो आप अगर अपना ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप नेम को कभी भी कोट में नहीं डालते हो, बट अगर जेसन में डेटा होगा तो वो कोट में होगा, प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों। समझ आ रही बात। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने अपने इसको लिखा कि भाई ये जो डेटा है इसको स्ट्रिंगीफाई करो जेसन में। लिखा माई स्ट्रिंग इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या पर्सन। अब मैं जब माई स्ट्रिंग को प्रिंट करूँगा तो क्या दिखाई दे रहा है, कंट्रोल यू, हमने यहाँ पर जाके यार हमारी गलत फाइल अटैच होगी, उसमें सही फाइल लगानी पड़ेगी। मुझे सही करनी पड़ी फाइल का, हाँ ओपन कर और यहाँ से ओपन करेंगे इसको, ओपन ठीक है। तो पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट नेम ए सिटी, ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये तीनों वैल्यू हो गए। हमने इसको कन्वर्ट किया जेसन के अंदर। अब इस डेटा को हम लोग यहाँ पर जाके चेक करेंगे, चेक करते हैं क्या बना।
क्या दिखाई देता है, लगे कोट। तो जेसन फॉर्म में जब डेटा लिखा जाता है तो वो डबल कोट में ही होगा, प्रॉपर्टी भी और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी, ठीक है। और जो मैंने आपको एपीआई दिखाई थी ना उस पर एंगुलर वाली वेबसाइट पर, जिसमें ई कॉमर्स का पूरा डेटा दिखाया था आपको, तो आपने नोटिस किया तो सब कुछ डबल कोट में था, नंबर को छोड़ के। तो ये आप जावास्क्रिप्ट में डेटा को कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो हम डिकोड इनकोड दोनों काम करा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर और रिएक्ट के बड़े काम। आज की